gonna see our part 2 for our chapter Challenges of Nation Building from class 12 NCERT Political Science Politics in India since Independence। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले वाना टेल यू स्टडी शिफ्ट कभी ना क्रैश कोर्स प्रोवाइड करा रहा है जिसमें हम 2 महीने में आपका हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस करवाएंगे। ये लाइव क्लासेस होंगी, 1-to-1 इंटरेक्शन सॉर्ट ऑफ यू कैन से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, प्रॉपर एनसीईआरटी बुक से ही हम पढ़ने वाले हैं एंड क्वेश्चन पेपर किस तरह का आ सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। टू नो मोर अबाउट इट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे जाके मुझे टेक्स्ट कर दो एंड पूछो इसके बारे में। आई विल लव टू आंसर यू ऑल देयर। सो यहाँ पे बहुत सारे आई बटन आएंगे वीडियो के दौरान, तो मैं सारे प्लेलिस्ट वगैरह की लिंक डाल दूंगी, यू डोंट वरी अबाउट इट। हियर वी गो विद आवर चैप्टर। हमने ना पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि हमारे लीडर्स के जो गोल्स थे वो क्या थे, फिर चैलेंजेस इंडिया को एस्टैब्लिश करने में क्या आ रहे थे, उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स क्या थे, पार्टीशन के दौरान क्या हुआ। नाउ वी नीड टू सी दैट गवर्नमेंट का अप्रोच क्या रहा था एंड कौन से वो 3 कंसीडरेशन ले रहे थे उस दौरान। गवर्नमेंट अप्रोच, इफ यू रिमेंबर आई जस्ट टोल्ड यू वन थिंग कि 1947 के दौरान इंटरिम गवर्नमेंट बना ली थी। 47 से 50 तक ये टिकी क्योंकि 51 में तो जनरल इलेक्शन हो गया था इंडिया में। सो ड्यूरिंग दैट टाइम दे एक्चुअली ट्राई टू एस्टैब्लिश इट। नाउ व्हाट दे डिड इज दैट कि इनका 3 मेन रीजन थे। इनके अकॉर्डिंग प्रिंसली स्टेट्स के जो लोग थे ना वो चाहते थे इंडिया को ज्वाइन करना, हालांकि जो रूलर्स थे वो नहीं चाहते थे क्योंकि भैया उनकी तो अथॉरिटी जा रही है। एंड कौन सी देश के ऐसे लोग होंगे जो नहीं चाहेंगे कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहे जहाँ पे इंडिविजुअल पे वो ध्यान दे सके। नेक्स्ट, गवर्नमेंट वाज एक्चुअली रेडी टू गिव सम सॉर्ट ऑफ ऑटोनॉमी टू दीज प्रिंसली स्टेट्स कि भैया आप इंडियन यूनियन में आ जाओ, हम आपके साथ थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करने के लिए तैयार हैं। तीसरा कंसीडरेशन इनका ये था, सुप्रीम इंपॉर्टेंस था कि भैया किसी भी तरीके से इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन होना चाहिए टेरिटोरियल बाउंड्रीज का, ताकि इंडिया जो इंडिया है वैसा ही रहे और ये टुकड़ों में डिवाइड ना हो। दिस वाज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। नाउ गोइंग अहेड, इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को कैसे कन्विंस किया हमें ये समझने की जरूरत है बाय दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में क्या था, एक तरह का अग्रीमेंट था जो सारे रूलर साइन कर रहे थे प्रिंसली स्टेट्स के, जिनको एक पीरियड ऑफ टाइम दिया जा रहा था कि जब तक आप सोच लो समझ लो एंड देन ग्रेजुअली ये इंडिया का हिस्सा और इंडियन यूनियन का हिस्सा बन जाएंगे अगर इस पीरियड के दौरान इनको लगता है कि ओके वी नीड टू गो फॉर दैट वन। तो सरदार पटेल जो थे इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट काम किया क्योंकि लोगों से कम्युनिकेट करना, इन सारे प्रिंसली स्टेट से कम्युनिकेट करने का काम सरदार पटेल ही कर रहे थे। सबसे पहले हैदराबाद का केस देखते हैं क्योंकि हैदराबाद का केस काफी डिफिकल्ट था, हालांकि ये सॉल्व हो गया। नंबर 1 इज दैट कि एक तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट्स में कंसीडर किया जाता था। यहाँ का जो रूलर था जिसका नाम था निजाम, यू नो दिस एक्चुअली निजाम नाम नहीं था, ये एक टाइटल हुआ करता था, ठीक है। तो वहां के रूलर को जो मिलता था एंड ही वाज वे मोर अप्रेसिव, बहुत ज्यादा। यहाँ के लोग इससे परेशान थे, स्पेशली हम बोलेंगे जो तेलंगाना रीजन की हमारी पीजेंट्री कम्युनिटी थी वो परेशान थी एंड वो समय समय प्रोटेस्ट करती रहती थी। अभी रूलर्स को ये बात पसंद नहीं आती है कि आप उनके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करें, इसीलिए निजाम ने क्या किया, अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को, अपनी मिलिट्री को जिसको वो नाम दिया था रजाकर्स, इनको ऑर्डर दिया भैया इनको दबा दो, कुचल दो इन लोगों को, ये प्रोटेस्ट करने लायक ही ना बचे। एंड जब इतनी बात आगे पहुंच गई तब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को इस एरिया में दखल अंदाजी करनी पड़ी एंड देन वी सी दैट कि निजाम को सरेंडर करना होता है। एंड इस तरीके से हैदराबाद का एक्सेशन इंडिया में हो गया एंड वी सी आज जो है एक स्टेट है हमारे लिए एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अ कंट्री कुल मिलाकर के, ठीक है। नाउ लेट्स गो अहेड विद आवर नेक्स्ट वन व्हिच इज गोइंग टू बी 8th। यहाँ पे मैं की पॉइंट्स आप ऐसे करना भूल गई। फर्स्ट ऑफ ऑल महाराजा बोधचंद सिंह थे यहाँ पे जिन्होंने IOA साइन किया था। IOA से मतलब है वो वाला नहीं यार, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वाला है, ये एब्रिविएशन यहाँ पे यूज किया है। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा बोधचंद ने साइन किया था, किसके अश्योरेंस पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कि हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही थी आप साइन कर दीजिए, हम कुछ ऑटोनॉमी आपको देने को तैयार है। चलिए ये हो गया। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन्होंने क्या किया, राजा को प्रेशराइज किया, ऐसा यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली कहती है क्योंकि राजा यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था मणिपुर का, और लेजिस्लेटिव असेंबली से तो उसने कंसल्ट ही नहीं किया था कि भाई हम ऐसा ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साइन कर चुके हैं।
सो लेजिस्लेटिव असेंबली को गुस्सा था यहाँ पे, एंड यहाँ की जो जनता थी उसका गुस्सा था कि आपने राजा को बुद्धू बना करके जो है कर लिया है, प्रेशराइज करके कर लिया। हालांकि दिस इज नॉट अ फेयर वे टू एक्चुअली इंक्लूड मणिपुर इन इंडियन यूनियन। तो उस तरीके से मणिपुर भी यहाँ पे आ गया। नाउ गोइंग अहेड, एज यू कैन सी अलग अलग स्टेट्स का जो है इंक्लूजन हो रहा था, तो बहुत सारी चीजें हो रही थी। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एसआरसी अपॉइंट करता है। वो एसआरसी से मतलब है स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिटी, सॉरी स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, नॉट अ कमिटी, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में आई फॉर रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज, एंड इसने क्या किया, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया 1956 में। इसका काम क्या था, जो ब्रिटिश लोगों ने पहले इंडिया में स्टेट्स की बाउंड्रीज अपनी कन्वीनियंस पे रीड्रॉ करके रखी थी, अभी हमको उसको मिटा करके फिर से करना है। एंड इन द बिगिनिंग इट वाज लाइक लिंग्विस्टिक इसको बेस रखते हैं, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे, बट फिर बीच में कंट्रोवर्सी हुई, बट अगेन जो है हमारे लीडर्स को लिंग्विस्टिक बेस ही रखना पड़ा फॉर रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ आवर स्टेट्स है। सो क्रिएशन इसी प्रोसेस के दौरान होता है, 14 नए स्टेट्स बनते हैं एंड 6 यूनियन टेरिटरी जो है वो एग्जिस्टेंस में आती हैं। अभी इससे पहले विशाल आंध्रा मूवमेंट देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला, आपने एक साउथ की मूवी देखी होगी, इसमें विशाल आंध्रा मूवमेंट को बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। तो उसमें क्या है, इन लोगों की डिमांड थी कि आंध्र प्रदेश में जो तेलुगु एरियाज हैं इनको मद्रास वाले एरिया से अलग करो, यानी कि तेलुगु रीजन को तमिल वाले रीजन से अलग करो। और इनकी डिमांड एज यू नो 2014 में पूरी हो पाई, जब तेलंगाना स्टेट बनाया गया अलग से। ठीक है, आगे देखते हैं और बाकी कौन कौन से स्टेट्स क्रिएट हुए। तो देखो भैया, गुजरात एंड महाराष्ट्र 1960 में बना। ठीक है, पहले महाराष्ट्र हुआ करता था, उससे निकाल करके फिर जो है गुजरात बनाया। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं बॉम्बे रीजन से गुजरात एंड महाराष्ट्र बनाया गया। ठीक है, फिर आता है हरियाणा एंड हिमाचल, इनसे पंजाब से निकाला गया था। नाउ यू इमेजिन, पंजाब से हिमाचल एंड हरियाणा को निकाला गया। उससे पहले पार्टीशन में हम आधा पंजाब पाकिस्तान को दे चुके थे। सो 1966 में ये होता है। मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश 1987 में एग्जिस्टेंस में आते हैं। नागालैंड 1963 में आ चुका था। नाउ वी शुड नॉट फॉरगेट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स, एक तो एमपी से निकाला गया, एक यूपी से निकाला गया, एंड देयर इज आल्सो वन जिसको झारखंड से निकाला गया। सो वो सारे स्टेट्स यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आते हैं। टेल मी इन कमेंट सेक्शन वो कौन कौन से स्टेट्स है जिनको ऐसे सेपरेट करके मैं बता रही हूँ, कौन से ऐसे स्टेट्स है जिनको यूपी, एमपी एंड झारखंड से निकाला गया है। एंड देन हमारा आता है तेलंगाना, जो कि मोस्ट रीसेंट स्टेट में आएगा, जो कि 2014 में बनाया गया था। नाउ हियर इज आल्सो अनदर वन, लेकिन वो अब यूनियन टर्न हो चुकी है। तो कमेंट सेक्शन में बताओ करेंट टाइम में इंडिया में कितनी स्टेट्स है और कितनी यूनियन टेरिटरीज है। लेट्स टेस्ट योर जीके हियर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट यू नीड टू कंसीडर। Sorry. लास्ट टॉपिक इस वीडियो का जो कि होने वाला है पटेल एंड इंटीग्रेशन, मतलब बाय द रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल हम इन सारे स्टेट्स का इंटीग्रेशन कैसे कर पाए। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, लाइक जब वो पॉपुलर नेता बनने से पहले क्या हुआ करते थे। So he actually known as Iron Man of India, ठीक है, because of his work actually he did। वो हमारे इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे एंड पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे। अभी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का कोई पोस्ट नहीं होता है। देन इनको पॉपुलैरिटी मिलती है बारडोली सत्याग्रह से, जो कि 1928 में हुआ था। ये वो वक्त है जब गांधी जी पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं थे। जस्ट आफ्टर बारडोली सत्याग्रह he actually became active in politics, क्योंकि 1924 से लेके 28 तक जो है वो पॉलिटिक्स में ज्यादा एक्टिव नहीं रहे। इसका सबसे बड़ा कारण था चौरी चौरा कांड, जो 1921 एंड 22 के दौरान पे हुआ था। ठीक है, देन वी सी बारडोली सत्याग्रह के बाद ही जो है 1928 में जब इन्होंने ये जीता और ये सक्सेसफुल रहा, तो यहाँ की जो जनता थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को उपाधि दी सरदार की। ठीक है, एंड दैट्स हाउ ही एक्चुअली गॉट हिज नेम, सरदार वल्लभ भाई पटेल। Then going ahead, we have he actually handled 365 princely states there, and it was actually a tough task, क्योंकि 365 states के rulers को convince करना भैया आपको इंडियन यूनियन में शामिल होना है। So it actually required lot of skill for this one। उनको NCR के नाम से जाना जाता है। अभी ये हमारा NCR दिल्ली वाला NCR नहीं है, ये NCR दूसरा है।
Here N stands for nationalist, मतलब वो इंसान जो किसी भी बात के लिए सबसे पहले अपने देश को और राष्ट्रता को ऊपर रखता है और अपने देश के बारे में सोचता है. C stands for catalyst here. So he was catalyst. Catalyst we can say in order to define someone's personality. मतलब किसी इंसान के पास, इंडिविजुअल के पास ऐसी स्किल होना कि वो कठिन से कठिन मुद्दों में भी अपनी स्किल का इस्तेमाल करके सामने वाले को कन्विंस कर ले. ठीक है, he actually had this one. And now let's talk about the R, which stands for realist. तो ये ना ऐसा नहीं है कि टेम्पररी इन्होंने प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया. इनका जो अप्रोच होता था प्रॉब्लम को लेके वो लॉन्ग लास्टिंग होता था. मतलब आज से इस पर्टिकुलर डिसीजन का इम्पैक्ट 30 से 40 साल में क्या होने वाला है. तो ये काफी ज्यादा रियलिस्ट थे इस मामले में, एंड इसीलिए जो है वो एनसीआर बोला जाता है हमारी कंट्री का. नॉट टू फॉरगेट, सरदार पटेल ने सारे स्टेट्स की कोशिश की कि भाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑब्सेशन के थ्रू ये सारे इंडियन यूनियन का हिस्सा बन जाए. इनफैक्ट ही वाज एक्चुअली आस्किंग आवर लीडर्स कि कश्मीर को भी वो उसी तरीके से शामिल कर सकते हैं हमारी टेरिटरी में, बट उनकी बाकी लीडर्स ने नहीं सुनी, एंड इसी वजह से कश्मीर का मुद्दा जो है वो थोड़ा सा हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एंड विच इज एक्चुअली करेंटली गोइंग ऑन. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको समझ में आया होगा. I completely understand because of the terrible audio that we have into this video. जब भी गलत टाइमिंग चूज करती हूँ, I don't know, I'm not getting any time and I'm supposed to update this video, so just cooperate a bit. Hit the like button, share this video, tell me in comment section अगर कोई प्रॉब्लम है. मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में. Bye bye.